हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है और जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और हमको उसी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आज चर्चा करना है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कैसे ये फोर्स आपका ओरिजिनेट होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने एक लिया है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये मान लीजिए एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जो कि आपका इस बोर्ड के प्लेन में ही है और इसमें करंट है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और मैंने इस पॉइंट P पे एक चार्ज Q रखा है, एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है। ओके, चलिए अच्छी बात है। और अभी जो मेरा चार्ज पार्टिकल था वो रेस्ट में था। अभी ये आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। तो हमको एक बेसिक आइडिया ये है कि अगर इस वायर में कुछ करंट है तो ये वायर अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब इस पॉइंट P पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, लेकिन जब ये चार्ज रेस्ट में था तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इस चार्ज पे कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ। ये चार्ज आपका रेस्ट में ही रह गया। लेकिन जब देखा गया कि हमने इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब वेलोसिटी दिया, जैसे मान लीजिए कि इस चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए मैंने इस पॉजिटिव y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया, तब क्या देखा गया कि इसको वेलोसिटी देने के बाद ये जो चार्ज पार्टिकल था अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया और जो उसका डिफ्लेक्शन था वो कुछ इस तरफ था। देखिए ये उसका जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ इस तरफ था, जो मैंने यहाँ पे शो किया है आपको पाथ से। अच्छी बात है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तब इस करंट कैरिंग वायर के चलते इस पे कोई फोर्स नहीं लगा। जैसे ही हमने इसको वेलोसिटी दे दिया है इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, ये अपने पाथ से या ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर गया है और ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट किया है, मतलब कि इस पे एक फोर्स लगा था। ये अपने इस पे एक फोर्स लगा था और फोर्स के चलते ये डिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छी बात है। अब एक नया फोर्स आया है, हमको पता नहीं कि ये फोर्स किस टाइप का है। ये फोर्स आपका हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, और या फिर आपका हो सकता है ये मैग्नेटिक फोर्स भी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। हमको पता नहीं है कि ये फोर्स कौन सा था, लेकिन कुछ फोर्स तो लगा। चार्ज जब रेस्ट में था तब कोई फोर्स नहीं लगा, चार्ज जब मोशन में आया तब उस पर फोर्स लग गया। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का बेसिक आइडिया हो तो हमने कहा था कि अगर कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक रीजन है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तब भी उस पे फोर्स लगता है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में है तो भी उस पे फोर्स लगता है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि जब इस पॉइंट P पे मेरा चार्ज रेस्ट में था तब उस पे कोई फोर्स नहीं लगा था। मतलब ये फोर्स पक्का आपका इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, ये आपका फोर्स पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है। तो कौन सा फोर्स है भाई? ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। और ये है डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स। वो डिफरेंट कैसे होता है वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे, उसके बारे में चर्चा करना है आपको। फिलहाल सबको ये समझ में आ गया कि अगर एक मूविंग चार्ज को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज को रखा है, तो ये चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया था और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और उसी के बारे में अपने को चर्चा करना है। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमको अभी तक ये भरोसा नहीं हुआ है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स ही है, मैग्नेटिक फील्ड के चलते ही लग रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जैसे ही इस करंट में या जैसे ही आप इस वायर का करंट स्विच ऑफ करोगे, ये जो चार्ज पार्टिकल था उस पर जो फोर्स था वो बंद हो जाएगा। तब आपने करंट स्विच ऑफ कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड आपने खत्म कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया ना? तो मतलब कि फोर्स लगने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए और जो आपका चार्ज पार्टिकल था उसका कुछ वेलोसिटी भी होना चाहिए। वो रेस्ट में था तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा था। अभी फिलहाल सब लोग इस बात को याद रखो। चलो अच्छी बात है। और हमने जो अभी ये पॉइंट P पे Q चार्ज लिया था ना, इसका मैंने नेचर माना था पॉजिटिव चार्ज। इसका हमने नेचर माना था पॉजिटिव चार्ज। मैं तुमको अभी बता रहा हूं कि क्यों मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज माना। क्योंकि अगर आप सेम वायर ले लो और मान लीजिए आप ये पॉइंट P लेते हो फिर से, और इस पॉइंट P पे अगर इस बार आप कोई निगेटिव चार्ज लेते हो ना, और इस निगेटिव चार्ज को आप फिर से देते हो वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो फिर से इस निगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स आपका पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो दोनों पे ही लगेगा। लेकिन इस बार जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इस बार फोर्स में डिफ्लेक्शन होने वाला है ना, ये आपका हो जाएगा इधर राइट साइड की तरफ। देखिए
ये आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड। तो जब आपका पॉजिटिव चार्ज था तब था डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में, जब आपका नेगेटिव चार्ज हो गया है तो हो गया है डिफ्लेक्शन राइट साइड में। तो इन सारी बातों को आप लोग याद रखना कि चार्ज के नेचर पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा था। तो उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल तो हमने ये समझा कि मूविंग चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो। अच्छा, मैं आपको अगर एक बात और बताना चाहूं तो एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे और आगे बढ़ता गया तो देखा ये गया ना कि चलो अगर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया है तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन आपको वो जो वेलोसिटी देना है वो कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो, आपने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी भी दिया हो, फिर भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। और वो तब होता है जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो सब लोग इन बातों को याद रखना, मतलब कि आपको अगर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करना है तो आपको उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा, आपको उसको वेलोसिटी देना होगा और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दिया है तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ में आया? अब सबको एक बेसिक आइडिया ये हो गया होगा कि इस करंट कैरिंग वायर के चलते इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा क्रॉस में, इतना सबको आइडिया है। परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड, मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दें या तो नीचे या तो ऊपर, तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उस केस में आपका जो वेलोसिटी था वो आइदर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। सबको बेसिक बातें समझ में आई ना? चलिए, तो ये सब बातें एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हुआ था और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को देख के कुछ कंक्लूजन निकाला गया कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड या कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इस फोर्स का डायरेक्शन। तो अपना मेन चर्चा का विषय वही है। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन में ये बता रहा था कि कैसे वगैरह फोर्स आपको चेंज करेगा या कैसे कैसे आपको देखना है कि फोर्स लगेगा उस पर। देखिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज, आप जिस मैग्नेटिक फोर्स की आप बात कर रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैंने फैक्टर 1 में लिखा है कि नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। आपका फील्ड जितना स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होने वाला है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मूविंग चार्ज Q, मतलब कि आपका जो चार्ज पार्टिकल था उस पे कितना ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, तो अभी चार्ज के साइन का मैं बात नहीं करूंगा। उस पे पॉजिटिव साइन हो नेगेटिव साइन हो कुछ भी हो उससे मेरे को मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा। चलो, अच्छी बात है। And third and the most important point is magnitude of magnetic force is directly proportional to magnitude of component of velocity of charge particle perpendicular to the direction of magnetic field। सब लोग एक बार इसको रीड करो, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते समय आपको सिर्फ वही वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और मैंने इधर कहीं चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दिया। देखिए, ये मैंने दिया है वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को और ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अभी आपका बोर्ड के प्लेन में ही है, कहीं इस तरफ है, देखिए आप कहीं इस तरफ है और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है,
तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। आप सबको एक बेसिक आइडिया ये है कि हमको इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल पता है थीटा, मतलब कि इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज v cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज v sin थीटा। ये सबको बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए। ओके, अब इस स्टेटमेंट थर्ड के अनुसार हमको फोर्स कैलकुलेट करते समय हमको कौन सा लेना है कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप जब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर रहे होगे तो आपको वेलोसिटी के जगह पे लेना है v sin थीटा। आपको पूरा का पूरा वेलोसिटी नहीं लेना है, आपको वही वेलोसिटी लेना है जो कि हो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए v, ये आपका b एंगल थीटा, तो हमको लेना था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो आपका आ जाएगा v sin थीटा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v sin थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और यहां से सबको अब बेसिक आइडिया हो गया होगा कि अगर इफ थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री, उस केस में आपका साइन थीटा हो जाएगा 0, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम लोग वेलोसिटी देते हैं आइदर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है। तो सबको ये बातें याद रहेगी ना। ये हमने बात क्या किया, ये हमने बात किया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का। 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, B पे, Q पे एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, तो हमको मिलने वाला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q B v sin थीटा। ओके सर, और यहां से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका आ जाएगा F बराबर Q B v sin थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। Q क्या था कि आपका जो चार्ज पार्टिकल था उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। B क्या है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपका V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सब लोग इसको याद रखेंगे। ओके सर, अब देखिए कि फॉर अ गिवन चार्ज पार्टिकल, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर अ गिवन वेलोसिटी, फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स विल बी मैक्सिमम। मतलब कि आप तो ना तो चार्ज चेंज कर सकते हो, ना तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, ना तो आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज चेंज कर सकते हो और वो है आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आप चेंज कर सकते हो थीटा, और फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा हो जाए मैक्सिमम सर। मतलब कि और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, एंड थीटा जब 90 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम इक्वल टू Q B V, और ये तब होगा, सॉरी मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, Q B B, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और ये तब होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से सब लोग यहाँ पे, अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा हो जाएगा 90, थीटा हो जाएगा 90, तब आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा मैक्सिमम, और वो आएगा आपका Q इंटू V इंटू B। सब लोग इन सारी बातों को याद रखना
तो हमने कहानी अभी क्या सीख लिया, हमने कहानी सीख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का। लेकिन हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स या फिर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अपना मेन चर्चा अब यही चलेगा कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये भी देखा गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री विथ वेलोसिटी वेक्टर। उसके बाद और भी कुछ बातें देखी गई कि मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है। मतलब कि अगर आपका वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, आपका अगर मान लीजिए वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में, तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा अलोंग जेड एक्सिस। अब वो जेड एक्सिस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि इससे बोर्ड के प्लेन के बाहर आता हुआ, या आपका इसके अंदर भी हो सकता है, बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना हम श्योर हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। चलिए सर, अच्छी बात है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए जो फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं, फाइनल कंक्लूजन मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर द magnetic force in vector form. A magnetic force on a moving charge particle is given as q v cross b. अब सबको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमको अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो वो आएगा along the direction of v cross b। एंड v क्रॉस b का मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से डायरेक्शन आएगा, उसी तरफ आपका मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन आने वाला है। अब तुम लोग को अगर क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया हो तो हमने यहाँ पे v क्रॉस b किया है, तो v क्रॉस b करने से जो नया वेक्टर आपको मिलने वाला है, नया वेक्टर मतलब कि फोर्स वेक्टर, वो इस v और b दोनों के परपेंडिकुलर ही तो होगा। क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग a क्रॉस b करते हैं तो हमको एक नया वेक्टर c मिलता है, तो c इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ भी यूज किया है। सब लोग इसको देख लो एक बार कि मैग्नेटिक फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज F वेक्टर बराबर Q इंटू V क्रॉस B। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर इज along the direction of V क्रॉस B and this is for positive charge। चलिए, this is for positive charge only, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अगर चार्ज का नेचर चेंज करते हो तो उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज किया था, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर गया। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरफ v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा उस तरफ आप पे होगा फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो v क्रॉस b के अपोजिट उसके फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब कि हमको जो बेसिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है उसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे कि v क्रॉस b किस तरफ आ रहा है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव था तो जिस तरफ v क्रॉस b आया होगा उस तरफ फोर्स होगा, अगर चार्ज नेगेटिव था तो v क्रॉस b के अपोजिट फोर्स होगा। चलो सब लोग यहाँ पे इसको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू में लिख लो, इसमें भी तुमको अच्छा लगता है। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन फोर्स वेक्टर इज अपोजिट टू v क्रॉस b वेक्टर। सब लोग इसको अच्छे से याद रखो और अच्छे से इसको लिख लो।
फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और अब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, या फिर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और V क्रॉस B हम अगर बोले तो जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो मैंने तुमको वहां पे बताया था हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, या हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम लोग को अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं और फिर मैं कुछ एग्जांपल ही तुमको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है। चलो, तो हम लोग A क्रॉस B का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है और उसका हमने किया है क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे एक नया वेक्टर मिलेगा C वेक्टर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर, या फिर हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। और इस इक्वेशन में जो आपका C वेक्टर है वो है इक्विवेलेंट टू फोर्स वेक्टर, और A B जो यहाँ पे है वो आपका V और B है। आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हो। चलो, अच्छी बात है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब कुछ लोग सोचेंगे कि राइट हैंड थंब रूल तो मैंने पिछले चैप्टर में ही यूज किया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो हालांकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रूल था उसका नाम भी राइट हैंड थंब रूल था, लेकिन वो इससे थोड़ा अलग था। तो उसको आप अभी यहाँ पे मिक्सअप मत करना, इसके लिए आप थोड़ा सा अलग तरीका यूज करोगे। चलो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके सर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर आपके इस बोर्ड के प्लेन में ही है। मैं शो करता हूं, ये आपका रहा ए वेक्टर, ये आपका हुआ ए वेक्टर, और ये आपका हो गया है बी वेक्टर। दोनों ही बोर्ड के प्लेन में ही है, चाप लेने की बात नहीं है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आपको अपने राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको स्ट्रेच करना है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। पहले था ए वेक्टर, तो आपको अपने फिंगर को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स ए वेक्टर। देखो मैंने किया टुवर्ड्स ए वेक्टर, और आपको फाइंड करना था ए क्रॉस बी। तो आपको इस राइट हैंड के फिंगर्स को, स्ट्रेच फिंगर को ए से बी की तरफ घुमाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। ए से बी की तरफ घुमाना है थ्रू स्मॉलर एंगल। मैं बोल रहा हूं स्मॉलर एंगल क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में दो एंगल बन रहा था, एक ये एंगल लार्ज एंगल और एक आपका स्मॉलर एंगल। तो आपको थ्रू स्मॉलर एंगल घुमाना है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि आपको फाइंड करना था ए क्रॉस बी। देखिए ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा आपका बी। तो हम लोग ए से बी की तरफ घुमाएंगे। तो देखिए हमने ए से बी की तरफ घुमाया, मैं इसको हटा देता हूं। हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाए हैं, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए मैंने जब ए से बी की तरफ घुमाया तो मैं थंब कहां पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग आउटवर्ड। मतलब कि यहाँ पे ए क्रॉस बी जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है इन डॉट। कहां आने वाला है? डॉट में। और डॉट का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड कमिंग आउटवर्ड, या फिर गोइंग आउटवर्ड आप बोल सकते हो इसको, या आप इसको पॉजिटिव जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हो। सबको मेरी बातें समझ में आई ना? अब देखो तो ये जो ए क्रॉस बी आया है ना, वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर आया। आप लोग कुछ लोग पूछेंगे कैसे, तो आपका ए और बी दोनों ही इस बोर्ड के प्लेन में था। देखो ध्यान से, आपका जो ए और बी था ये दोनों ही इस बोर्ड के प्लेन में था, और जो आपका ए क्रॉस बी आया है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आया। देखो ध्यान से, तो आपका जो ये ए क्रॉस बी आया है वो दोनों के, इन दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये तो हमने फाइंड किया है ए क्रॉस बी। अब मान लीजिए कि आपको अगर फाइंड करना हो बी क्रॉस ए, आपको अगर फाइंड करना हो बी क्रॉस ए, तो एक बात सब लोग याद रखना कि इन वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग होता है। तो अब मान लीजिए कि हमको अगर फाइंड करना था बी क्रॉस ए, तो मैंने सेम वेक्टर लिया है, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, और ये इनके बीच का स्मॉलर एंगल थीटा। तो अब आपको अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो अभी आपको अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ घुमाना होगा। जब हमको फाइंड करना था ए क्रॉस बी तो हमने ए से बी की तरफ घुमाया था। हमको जब फाइंड करना है बी क्रॉस ए तो हम लोग अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ घुमाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। तो बी की तरफ मेरा स्ट्रेच फिंगर ए यहाँ पे है, घुमाया, कहाँ आ रहा है? थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड, या आप इसको निगेटिव
जेड एक्सिस भी बोल सकते हो, या निगेटिव जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना कि कैसे हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब हम लोग वही यूज करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे हमको फाइंड करना था वी क्रॉस बी। मतलब कि हम अपने राइट हैंड के स्ट्रेच फिंगर को वी से बी की तरफ घुमाएंगे। देखो वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ घुमाएंगे तो हमको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। तो अगर मेरा जो चार्ज था पार्टिकल उसका नेचर पॉजिटिव हो गया तो जिस तरफ वी क्रॉस बी आएगा उस तरफ ही फोर्स हो जाएगा। अगर आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो गया तो इस वी क्रॉस बी के अपोजिट हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। ये सबको समझ में आ गया है ना? बिल्कुल। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैंने शो किया है क्रॉस से। क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड। सबको इसका बेसिक आइडिया है? ओके सर। इस रीजन में मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू। सबको दिख रहा है चार्ज पॉजिटिव है। और इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया है, इसको मैंने एक वेलोसिटी दिया है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सब लोग देखो ध्यान से, हमने इसको वेलोसिटी दिया है अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो था परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड, या आप इसको नेगेटिव जेड एक्सिस भी बोल सकते हो। ओके सर। अब हमको फाइंड करना है कि इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। तो रूल क्या था भाई? रूल था कि वी वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करके पॉइंट करना है। तो चलिए पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव वाई यही ना ऊपर की तरफ, तो मैंने पॉइंट किया फिंगर, देखिए ऊपर की तरफ। और क्रॉस का मतलब क्या हुआ है कि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। तो आपको वी से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाना है। तो वी रहा आपका ये, देखिए इधर इधर, और बी कहाँ है? अंदर। तो अंदर देखिए बी कहाँ? ऊपर 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 ऊपर, एंड बी कहाँ? अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। तो अंदर की तरफ घुमाया, बी से बी की तरफ। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट साइड में। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस पे चार्ज पॉजिटिव था तो जिस तरफ वी क्रॉस बी आएगा उस तरफ ही आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर 2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्रॉस में, और इस बार जो मेरा चार्ज पार्टिकल था उस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, उस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। ओके सर, अच्छी बात है। और फिर से मैंने दिया है वेलोसिटी इसको पॉजिटिव वाई में ही। तो अभी आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वी क्रॉस बी। तो देखिए वी ऐसा ऊपर की तरफ, बी अंदर, तो पॉइंट किया, तो थंब इज पॉइंटिंग आपका लेफ्ट साइड में ना। या देखो आप इस लेफ्ट साइड को बोल सकते हो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बोल सकते हो ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि आपका फोर्स जो आया है वो इस तरफ आया है, देखिए इस तरफ आया है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमने फाइंड किया वी क्रॉस बी। तो वी से बी की तरफ, तो फिर से कहाँ आ रहा है? मेरा जो थंब है वो कर रहा है पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मतलब कि वी क्रॉस बी आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेकिन चार्ज था नेगेटिव, तो फोर्स कहाँ होगा? वी क्रॉस बी के अपोजिट। मतलब कि इस पे जो फोर्स आपका आने वाला है वो आएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सबको समझ में आया कि नहीं बातें? जल्दी से देखो इसको। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम प्रैक्टिस। ओके, तो जैसे मान लो कि हमने जो तुमको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल लेके समझाया था, ये करंट कैरिंग वायर है और मान लो इस पॉइंट P पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस पॉजिटिव चार्ज को हमने दिया था वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ होगा, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या आने वाला है डायरेक्शन। तो सबने बोला कि सर इस करंट कैरिंग वायर के चलते इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से हो गया क्रॉस में, देखिए
तो क्रॉस में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में, मतलब कि पहला वाला केस हो गया। तो फोर्स कहां आ जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। बूझे कि नहीं बूझे? चलिए अच्छी बात है, बूझे तो। नहीं बूझे हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और मेरे पास एक निगेटिव चार्ज है और मैंने इसको वेलोसिटी दिया है अलोंग निगेटिव एक्स। तो अब इस पे फोर्स किस तरफ होगा? तो देखो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो फोर्स। तो काहे का इसका हम लिखें डायरेक्शन, फोर्स ही हो गया है जीरो। चलो सर अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए इस बार आपका मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड कमिंग आउटवर्ड। मैंने इसको डॉट से शो किया है और मैंने चार्ज लिया है निगेटिव, मैंने चार्ज लिया है निगेटिव और उसका वेलोसिटी है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सब लोग बताओ कि इसका क्या आने वाला है, फोर्स का डायरेक्शन, जल्दी से। सर अच्छी बात है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे v क्रॉस b। सर अच्छी बात है, v क्रॉस b। तो v कहाँ है? देखो तो भाई v है आपका टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सर ये रहा मेरा कहीं v, देखो तुम लोग सब लोग इसको करो पॉइंट ऐसा। हाँ ये ठीक है, देखिए ये रहा आपका v टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स और आपका b कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड। तो आपको इस राइट हैंड के जो फिंगर्स थे उनको v से b की तरफ घुमाना है। तो v रहा आपका पॉजिटिव x में, आपका b है पॉजिटिव z में, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटवर्ड। तो मैंने घुमाया, देखो मैंने घुमाया। तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? नीचे की तरफ। तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? नीचे की तरफ, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इज नीचे की तरफ, मतलब कि निगेटिव y में। कहां पे है? निगेटिव y में। और चार्ज आपका निगेटिव था तो फोर्स कहां होगा? फोर्स कहां होगा? अपोजिट टू द v क्रॉस b ना। देखिए अगर चार्ज निगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू v क्रॉस b। तो v क्रॉस b आया है निगेटिव y में, तो फोर्स कहां हो जाएगा? बोलिए, फोर्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव y में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव y। तो उम्मीद करते हैं कि सबको ये सब बेसिक बातें कैसे हमको फाइंड करना है, डायरेक्शन, ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सब लोग ध्यान से देखो, मैंने एक और लिया एग्जांपल जिससे मैंने एक करंट कैरिंग वायर को, रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अभी हमने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, तो सबको अगर बेसिक आइडिया हो तो करंट कैरिंग वायर में भी मूविंग चार्ज ही होता है। तो अगर उस करंट कैरिंग वायर में चार्ज मूव कर रहा है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल रहेगा। तो ये हम लोग एक्चुअल में थोड़ा सा आगे करेंगे स्टडी, हम लोग ये वायर वाला कि एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लो कि कैसे फाइंड करना है डायरेक्शन इसका, ताकि हमको अगर एक बार डायरेक्शन फाइंड करना आ गया तो हम लोग आगे चल के अपना काम इस पे कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है। तो एक आइडिया सबको है कि हम लोग जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं वो लेते हैं टुवर्ड्स द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अगर करंट है इन पॉजिटिव वाई, मतलब कि इसमें जो चार्ज मूव कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है वो भी कहां होगा? आपका पॉजिटिव वाई में ही होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट इज टुवर्ड्स द या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके सर अच्छी बात है, मजा आया। चलिए देखिए, तो v आपका हो गया पॉजिटिव y में और b कहां है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड गोइंग इनवर्ड। या आप बोल सकते हो नेगेटिव z में। तो मैंने ये आपका हो गया राइट हैंड के फिंगर्स v की तरफ, b की तरफ घुमाऊंगा तो थंब आ रहा है आपका लेफ्ट साइड। चार्ज पॉजिटिव हमने माना था क्योंकि जिस तरफ करंट होता है उस तरफ हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज का मोशन। तो फोर्स कहां आने वाला है? आपका फोर्स आने वाला है लेफ्ट साइड। तो ऐसे हम लोग करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। अब सबने ये सीख लिया कि कैसे हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स
तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और आपको अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तब आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सिंपली क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा एक बात और, मैंने तुमको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए बताया है ये राइट हैंड थंब रूल। बहुत केस में क्या होता है ना कि जो तुम्हारा बी होता है वो होता है कंप्लीटली मतलब किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में से, या तो एक्स में या तो वाई में, और जो तुम्हारा वी होता है वो भी होता है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उस केस में तुम क्रॉस के लिए तुम आई और जे वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मान लो है ओनली इन आई और जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो है ओनली इन जे कैप, मान लो कुछ ऐसा रहा कि बी आई कैप एंड वी जे कैप, और तुमको फोर्स फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और चार्ज पॉजिटिव है तो जिस तरफ वी क्रॉस बी आएगा उस तरफ ही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी। तो वी क्रॉस बी को देखो, वी कहाँ है, वी है तुम्हारा आई कैप, सॉरी वी है जे में ना, तो वी है आपका जे कैप में, एंड क्रॉस वी कहाँ है आपका आई में। तो जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई होता है माइनस के। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है वो आपका आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज या फिर बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ये आई जे से, लेकिन ये आई जे के वाला आपका तभी होगा वैलिड जब आपका बी और वी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो। अगर मान लो कि मेरा वेलोसिटी आई में भी हो जाए और जे में भी हो जाए तब आपको थोड़ा सा इस मेथड से जो मैंने आपको राइट हैंड थंब बताया है उस मेथड से आप लोग करना। तो राइट हैंड थंब रूल वाला मेथड इज अ बेस्ट मेथड, आप लोग कोशिश करना कि वही ध्यान रहे। ये जब बच्चे फंस जाते हैं तब के लिए ये मेथड, ठीक है ना। जैसे देखो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं पॉजिटिव एक्स में और वेलोसिटी हमने दे दिया है पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव वाई में, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब स्ट्रेच फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड हमको घुमाना है v से b की तरफ। तो घुमाया तो थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो मतलब कि फोर्स कहाँ आएगा परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड ना, मतलब कहाँ पे निगेटिव जेड में, मतलब कि आप उसको माइनस के भी बोल सकते हो। तो देखो इस केस में वही आया था। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, बस मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ बात करते हैं जरूरी बातें नोट्स में। नोट्स नंबर 1 हमने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर आपका फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, अगर आपका फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि जिस तरफ होता है आपका किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उस तरफ ही आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, मतलब कि फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। आप यहां पे ऑलवेज लगा लो, ऑलवेज। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो आपका बन रहा था 90 डिग्री। सब लोग इस बात को याद रखें कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ने कोई वर्क डन ही नहीं किया तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम लोग को याद हो कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मान लीजिए कि मेरे उस चार्ज पार्टिकल पे ओनली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और उसका वर्क डन तो जीरो ही होता है, मतलब हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो।
मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एंड इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को सब लोग याद रखेगा कि अगर उस चार्ज पार्टिकल पे केवल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था तो उसका कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगा, तो उसका कभी भी स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो फिर ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स था, इसका काम क्या था? इसका काम है ओनली डायरेक्शन चेंज करना। सो मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंज direction of motion of charge particle। समझ में आया ना? इसका काम कभी भी वेलोसिटी स्पीड चेंज करना नहीं होता है, इसका काम कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज करना नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? ओनली बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज करना होता है। ये बस डिफ्लेक्ट करेगा उसको, और उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा कि उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन आपका जो वेलोसिटी था उसके परपेंडिकुलर हो जाए। सबको याद रहेगा ना? हाँ सर बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका हो गया नोट्स नंबर 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग इसको याद रखना। चलिए सर, याद रखेंगे। अब देखते हैं और कुछ बातें। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं नोट्स नंबर 2 कि इफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, इफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, तो यहां पे क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है? पॉसिबल रीजन्स, क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो। ओके, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बॉडी में कोई चार्ज ना हो, चार्ज जीरो। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि बॉडी पे वेलोसिटी ना हो, कोई वेलोसिटी जीरो हो जाए। एंड चौथा केस हो सकता है कि ये तीनों ही हो, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी हो, चार्ज भी हो, वेलोसिटी भी हो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है ना? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी फोर्स जीरो है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है फिर भी फोर्स जीरो है, तो उसके बाद आपका 3 बनता है रीजन, या तो चार्ज जीरो हो गया, या तो वेलोसिटी जीरो हो गया, या फिर अगर कि मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, फिर भी फोर्स जीरो है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी मस्ट बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि सिंपल सी कहानी ये है कि अगर कहीं मैग्नेटिक फोर्स जीरो कहा हुआ है तो आप सीधे ये नहीं कह सकते हो कि मेरा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था। हो सकता है कि वो मूव कर रहा हो फिर भी उससे फोर्स जीरो हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो फिर भी उस पे फोर्स जीरो हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब बातें सब लोग याद रखना, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 रीजन हो सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने के। चलिए सर, अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। नोट्स नंबर 3, अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड पे जाऊं तो मैंने बोला कि F बराबर Q V B sin थीटा। अब मैं अगर यहां पे बात करूं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स बाई क्यू वी बी। मैंने सॉरी क्यू भी ना, फोर्स बाई क्यू इंटू वी। मैंने यहाँ पे साइन थीटा नहीं लिया है क्योंकि उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो फोर्स का यूनिट आपका होता है न्यूटन। चार्ज का क्या होता है आपका? बोलो, चार्ज का होता है कूलम ना, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम, और वेलोसिटी का आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब कि न्यूटन सेकेंड कूलम पर मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था, टेस्ला
आपको मैंने बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको मैंने बताया था गॉस, तो उसके अलावा एक और नया यूनिट क्या आया है, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। आप चाहो तो इसको न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये आया है नया यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबको याद रहेगा ना, बोलो जल्दी से। ओके सर, याद रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बातें और करना चाहूंगा। देखो, तो अभी जो मैंने चर्चा किया वो मैंने किया है ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें हमने कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल को रखा है तो उस पर कितना फोर्स आएगा। हो सकता है कि आपके रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, फिर उस पे जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा और वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। और उस केस में जो आपका नेट फोर्स आएगा उसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो, अगर दोनों ही फील्ड रहे तब जो नेट फोर्स आएगा वो आपका आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और वो कितना आता है सबको पता है ना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस अभी हमने सीखा है मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक, सॉरी दिस इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मतलब इस कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को नाम दिया गया है लॉरेंट्ज फोर्स। ये साइंटिस्ट थे लॉरेंट्ज, तो उनके नाम पे इस फोर्स का नाम दिया गया है लॉरेंट्ज फोर्स। तो कहीं पे आपको अगर ये बोर्ड्स में आता है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स, तो आप लोग ये वाला लिखना, F बराबर Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B। कि अगर मेरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फिर जो फोर्स आने वाला है वो आपका ये आएगा। सबको याद रहेगा ना? चलो अच्छी बात है। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है कि a पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल projected towards east is deflected towards north by a magnetic force। by a magnetic force, full stop। या लिखो मैग्नेटिक फील्ड। the field may be option A towards east, option B towards south, option C अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब यहां पे हो रहा है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड। नंबर डी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहले आप तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बना लो। आपका हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, a positively charged particle projected towards east, तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने वेलोसिटी कहाँ दिया है, उसको मैंने वेलोसिटी दिया है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस तरफ आपका आने वाला है वेलोसिटी। ओके सर, और उसका डिफ्लेक्शन हुआ है टुवर्ड्स नॉर्थ।
दिस इज द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब इससे फोर्स कहाँ लगा है, इस पे फोर्स लगा है टुवर्ड्स नॉर्थ, इतना सब लोग श्योर है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B विल आल्सो बी नॉर्थ, है ना। डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B विल बी आल्सो इन नॉर्थ, क्योंकि आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q V क्रॉस B, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था, तो जिस तरफ V क्रॉस B आएगा उस तरफ भी फोर्स होगा, या आप कह सकते हो कि जिस तरफ फोर्स है उस तरफ ही आया होगा V क्रॉस B। और हम लोग V क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स V वेक्टर, देखिए ये रहा आपका V वेक्टर। अब इसको हम लोग घुमाते हैं टुवर्ड्स B, तो आपका थंब करता है पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए ध्यान से कि अगर ये रहा मेरा वेलोसिटी वेक्टर, और अगर हम अपने फिंगर को अंदर की तरफ कर्ल करेंगे तभी मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, इन, देखिए इन नॉर्थ आ रहा है ना, तभी वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि यहाँ फील्ड कहाँ है, यहाँ फील्ड है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज गोइंग इनवर्ड, तो डाउनवर्ड इज द करेक्ट आंसर। सब लोग इसको एक बार देख लो सही से। अगर यही मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना बोल के अगर निगेटिव चार्ज बोल देता, कि अगर ये निगेटिव चार्ज है और इस पे फोर्स नॉर्थ की तरफ है, तो अगर इस पे फोर्स नॉर्थ की तरफ था मतलब कि इसका V क्रॉस B कहाँ आया होगा, इसका V क्रॉस B साउथ आया होगा, और उस केस में फिर आपका जो B होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड, फिर आपका ऑप्शन होता है अपवर्ड। कब, अगर चार्ज इस पे होता है निगेटिव। मैंने क्या बोला है, सब लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोचो इसको, मैंने क्या बोला अभी। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, एक नहीं एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी नहीं है तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगेगा, ओके अच्छी बात है। बोला कि अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, फुल स्टॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल। सब लोग इस स्टेटमेंट को एक बार रीड करो कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, और वहां पे ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और बोला है कि वो जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो गया है विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर उसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो है सर, अगर उसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो है मतलब कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि उस पे फोर्स जीरो होगा, और फोर्स जीरो होने का मतलब कि हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स का। हम इस बार ओनली मैग्नेटिक या फिर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पॉसिबल जो फोर्सेज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। तो आप एक साथ उसको बोलो कि इसमें नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो है, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। सबको समझ में आया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस चार्ज पार्टिकल के लिए नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ओके सर। चलिए तो आप देखते हैं कि कौन कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहला केस हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो हो जाए तो हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल केस हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा जीरो, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो, तो दोनों ही फोर्स हो गया जीरो, तो नेट फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा। तो पहला केस इज पॉसिबल, सही है। अब आते हैं सेकंड केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब हम इतना श्योर हो गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हम इतना हो गए श्योर कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन आपको अगर नेट फोर्स जीरो करना है मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स भी होना पड़ेगा जीरो, मैग्नेटिक फोर्स भी होना पड़ेगा जीरो। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ना हो? तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बिल्कुल ये केस भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भले ही जीरो नहीं था लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सी का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक बात हम श्योर हो गए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गया जीरो
तो मैग्नेटिक फोर्स पक्का हो जाएगा 0। और हमको यहां दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। तो देखिए सुनिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है और आपके पास अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर पक्का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब आपको तो नेट फोर्स 0 करना था, लेकिन इस हिसाब से उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जा रहा है, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा ना, तो ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो। तब दोनों ही फील्ड आपका नॉन जीरो है, तब क्या ऐसा पॉसिबल है कि नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस पर 0 हो जाए? तो सोचते हैं जरा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो उस पर कुछ होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, किस पे, चार्ज पार्टिकल पे। अच्छी बात है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है तो हो सकता है कि कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब इनके फोर्स को हमको 0 करना है। सर कर सकते हैं, अगर इन दोनों फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए एंड अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, अगर इन दो फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो फिर से उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। मतलब ये केस भी पॉसिबल था। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना था। आपका इमेजिनेशन पावर, आप कितना सोच सकते हो, कितना पॉसिबल केस आप सोच सकते हो, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता। तो ये 3 केस पॉसिबल है, ए वाला, बी वाला, डी वाला। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो पहुंच के तुम लोग फिर से सोचो एक बार कि हमने जो कहानी बोला, और डाउट हो तो मेरे से पर्सनली पूछना। ओके, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v vector equal to 4 I cap plus 3 j cap meter per second in a magnetic field b vector equal to 4 I cap plus 3 j cap Weber per meter square, full stop. Find force acting on charge particle। चलिए अच्छी बात है। चार्ज आपका दिया है 3 कूलम, कोई भी साइन मेंशन नहीं किया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमको अगर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बताना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, Q एंड V क्रॉस B। ओके सर। अच्छा एक बात और, जब भी आप ऐसा Q V क्रॉस B से फोर्स का वैल्यू फाइंड कर रहे ना, मतलब कि आप अगर V और B को वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप अगर V और B को वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो I और J में यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ चार्ज का वैल्यू करना पुट विथ साइन। जब आप V और B का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म में पुट करोगे तब। आप अगर केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होगे और Q V B साइन थीटा यूज कर रहे होगे, तब आप चार्ज का लेना ओनली मैग्नीट्यूड, उस समय साइन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको V और B दिया है विथ वेक्टर, तो हम लोग करेंगे यूज चार्ज विथ साइन। तो चार्ज तो आपका पॉजिटिव ही था, हो जाएगा +3 एंड V क्रॉस B। तो V कितना है देखो, 4 I कैप प्लस 3 J कैप क्रॉस B कितना है, तो B भी आपका 4 I कैप प्लस 3 J कैप ही है। अब आप लोग को नॉर्मल जो क्रॉस हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमको वेक्टर्स I J में दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पता होना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखना आपका आंसर आ जाएगा 0, कि नेट मैग्नेटिक फोर्स इज 0। और देखो तो आप इसको बिना सॉल्व किए हुए भी आप बोल सकते हो कि इस पे फोर्स 0 ही आएगा। आप पूछो कैसे, तो देखो ध्यान से कि जो है वेलोसिटी वेक्टर वही आपका है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखो यहाँ पे 4 I कैप प्लस 3 J कैप, 4 I कैप प्लस 3 J कैप, मतलब कि दोनों ही वेक्टर सिमिलर है, मतलब कि उनका डायरेक्शन तो सिमिलर होगा ना, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल हो जाए तो उसमें नेट फोर्स 0 ही आता है, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको अगर ये नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे बोल दिया कि नेट फोर्स 0 आने वाला है, तो तुम इसको V क्रॉस B फाइंड करना, और V क्रॉस B सबको फाइंड करने आना चाहिए। इसका हमने 2 मेथड सिखाया था, एक वो आपका क्लॉक वाला रूल लेके कि I क्रॉस J K होता है, ये आपका कुछ ऐसे वाला, या मैंने एक बताया था डिटर्मिनेंट मेथड। तुम लोग को याद है ना? तुम लोग भूल गए होंगे। चलो मैं एक बार इसको बता देता हूं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। चलो सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे, तो ये जो 3 है तुम उसको ऐसे ही 3 छोड़ दो। अब देखो तो यहाँ पे 4 है I कैप और क्रॉस 4 I कैप, इतना सबको पता है ना कि I क्रॉस I होता है 0। ओके, तो पहला टर्म आपका आने वाला है 0, मतलब 4 I कैप क्रॉस 4 I कैप इज 0, प्लस 4 I कैप एंड 3 J कैप, तो 4 into 3 is 12
एंड आई क्रॉस जे इज के कैप प्लस के कैप, सबको ये पता होना चाहिए। देखिए आई क्रॉस जे इज के, ओके सर। फिर हमने उठाया 3 जे कैप एंड 4 आई कैप, तो 4 इंटू 3 12 एंड जे क्रॉस आई इज माइनस के। फिर आपका हो जाएगा जे क्रॉस जे एंड जे क्रॉस जे इज आपका हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से आपका रहा है 3 इंटू 12 के प्लस 12 के माइनस 12 के, देखो तो आपका आ रहा है 0। नेट मैग्नेटिक फोर्स आपका आ जाएगा 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग इसको कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड B vector equal to 3 I cap plus 4 J cap into 10 to the power minus 2 Tesla. Full stop. The acceleration of particle is found to be A vector equal to x I cap plus 2 J cap meter per second square. Find value of x. सब लोग इस क्वेश्चन को रीड करो और 2 मिनट सोचो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुमको थोड़ा सा एक आइडिया अपने बस दिमाग में स्ट्राइक करना है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, हमको एक्सेलरेशन दिया है और बोला है कि आपको एक्स का वैल्यू बताना है। सब लोग सोचो तो ध्यान से। सबने सोच लिया क्या? ओके, तो सबने अगर सोच लिया तो सब लोग सॉल्यूशन चेक करो, आंसर चेक करना। हमने तुमको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कुछ याद आया क्या? हमने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो। तो यहाँ पे अपना बस यूज करना है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि एक्सेलरेशन विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जिस तरफ होता है आपका फोर्स उसी तरफ होता है एक्सेलरेशन। क्योंकि आप जानते हो कि F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर, तो जिस तरफ फोर्स वेक्टर होगा उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन वेक्टर भी होगा। तो अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको अगर वेक्टर का बेसिक आइडिया हो तो जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हो तो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलो तो करो अब। तो हमको ए दिया हुआ था एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट, आपको जो बी दिया है वो दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो डॉट में हम क्या करते हैं, आई का करते हैं मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का करते हैं मल्टीप्लाई जे के साथ और फिर सबको ऐड करते हैं। देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करो तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -8/3। 8 कितना आएगा वैल्यू ऑफ x इज -8/3 और x जो था वो आपका था i कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो वैल्यू ऑफ x इज -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझ में आया ना? बिल्कुल सबको समझ में आ जाना चाहिए। आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए हैं और आज अपना इंट्रोडक्शन वाला क्लास था जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और भी कुछ आगे हम लोग बात करेंगे। जो आगे का अपना टॉपिक है वो है कि अगर हमने एक चार्ज एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा है, कुछ वेलोसिटी दिया है, तो उसका पाथ कैसा होगा, वो कौन से पाथ में मूव करेगा। अभी तो हम लोग बस बात कर रहे थे फोर्स का, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय, सब खैर, और सब लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।